जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जितने भी एग्जाम लगे हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा आता है, खास करके आपके यूपी ट्रिपल एससी में से, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का हो, एक्सरे टेक्नीशियन का हो, डेंटल का हो दोस्तों, और अदर जो भी वैकेंसी हैं आपकी जिनमें कंप्यूटर पूछा था दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आपको पता है पहला प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया था, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो जाइएगा चैनल पे दोस्तों, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखिए आप लोग थोड़ा सा शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों हमारा भी क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर भी करिएगा, और अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है, समझिएगा, वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगम का प्रयास तो नहीं किया है, यानी कि किसी ने हमारे कंप्यूटर में छात्रग्रस्ती करने की कोशिश तो नहीं की है। और देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो कौन सा होगा, इंटरनेट सेवा प्रोटोकॉल? जी नहीं। फायरवॉल? दोस्तों ये फायरवॉल क्या होता है, ये एंटीवायरस की तरह पहले से सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है। हैकथॉन भी नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अतिक्रमण संसूचन प्रणाली, मतलब अतिक्रमण कोई करता है तो उसकी सूचना देने वाला प्रणाली, ठीक है। यहीं पे दोस्तों ये फायरवॉल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पहले का दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फायरवॉल के बारे में देखते हैं। तो फायरवॉल दोस्तों देखिए क्या होता है, तो आपको बता दें कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो एंटीवायरस की तरह काम करता है उसे हम फायरवॉल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल किया करना चाहिए दोस्तों। तो फायरवॉल को, ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा पासवर्ड है, समझिएगा, एक ऐसा पासवर्ड है, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जिसे केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, जिसके आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया था। मतलब एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल और केवल दोस्तों एक टाइम ही यूज कर सकते हैं, और ये विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से जनरेट किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये भी देखिए क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे साथियों, कोड हेड, सिक्योर एक्सेस, वन टाइम पासवर्ड या कैप्चा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं दोस्तों। आपको पता है आपके मोबाइल नंबर पे दोस्तों ओटीपी आती है ना, कहते हैं जिसके ओटीपी बताओ ना, कहीं फॉर्म भरवाते हैं या कोई काम करते हैं तो आपका ओटीपी आता है। ये दोस्तों आपको पता है ये केवल और केवल एक ही टाइम के लिए आता है, यानी कि एक ऐसा पासवर्ड है, ओटीपी एक ऐसा पासवर्ड है जिससे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ओटीपी सही होगा। अब दोस्तों कैप्चा क्या होता है, जब आप कोई फॉर्म भरते ना तो नीचे दोस्तों वो चीज़ें डालनी होती है जो नीचे होती है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा करके एड बना होगा, फिर कहो बी ऐसे बन जाए, फिर टी दोस्तों का ऐसे बना हो, इनको दोस्तों कैप्चा बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म में लास्ट में दोस्तों डाल के एकदम फाइनल सबमिट करते समय दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, तो उनको हम कैप्चा कहते हैं। तो वो दोस्तों वन टाइम पासवर्ड याद रखेंगे, ये एक ही टाइम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगर ओटीपी की बात करें तो ओटीपी फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होगा। आपको बता दें कि इसका यूज कहाँ होता है, तो यह ऑनलाइन बैंकिंग पर किए गए वित्तीय लेन देन के लिए अतिरिक्त दूसरा कारक प्रमाणीकरण है जो यूजर को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ओटीपी आती है, यह 6 अंकीय संख्यात्मक कोड होता है। बिल्कुल, यह लेन देन करते समय पंजीकृत ईमेल या मोबाइल पर एसएमएस के रूप में वास्तविक समय में भेजा जाता है, यानी तुरंत उसी समय दोस्तों भेजा जाता है। तो ओटीपी के बारे में आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक एक्सेल सीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए दोस्तों किस शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग करते हैं, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया। देखिए जल्दी से कोई चीज़ ढूंढना होता है ना, मान लीजिए दोस्तों आपका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, रिजल्ट आया हुआ है और पीडीएफ बहुत बड़ी है दोस्तों, उसमें रिजल्ट कैसे ढूंढेंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक्सेल में क्या करते हैं, कंट्रोल और प्लस
F दबा देते हैं तो कंट्रोल प्लस F आता है दोस्तों, यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे वही चीज़ें डाल दीजिए और इंटर कर दीजिए दोस्तों, आपको वही चीज़ें डायरेक्ट ले जाके खोल देगी। अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यानी कंट्रोल F बराबर क्या होता है, फाइंड। क्या होता है कंट्रोल F का मतलब क्या होता है, फाइंड होता है। तो यानी कंट्रोल F का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यही बात कर लें, कंट्रोल V क्या होता है, कंट्रोल V दोस्तों पेस्ट होता है, किसी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल C दोस्तों ये किसका होता है, तो ये कॉपी का होता है। और दोस्तों कंट्रोल X किसका होता है दोस्तों, ये कट का होता है। किसका होता है, कट करने का कंट्रोल X होता है। ठीक है, यहाँ भी याद रखेंगे। और कंट्रोल प्लस A क्या होता है दोस्तों, तो ऑल सेलेक्ट होता है। क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। यानी कंट्रोल F क्या होता है, ये फाइंड करने के लिए, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए प्रयोग में लाते हैं। चलिए, मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है दोस्तों, तो मॉडेम कैसा उपकरण, देखिए ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। मॉडेम कैसा उपकरण है, ये आउटपुट है दोस्तों, या फिर इनपुट आउटपुट है, या स्टोरेज डिवाइस है, या फिर इनपुट है। तो दोस्तों मॉडेम कैसा डिवाइस है, तो आप बताइएगा। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों के कार्य करता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, दोनों कार्य करता है दोस्तों। अब देखिए मॉडेम होता क्या है, तो इसके बारे में बता दें। देखिए मॉडेम का पहली चीज पूरा नाम क्या होगा, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होने के साथ साथ यह कम्युनिकेशन डिवाइस भी, यानी कि देखिए इनपुट डिवाइस तो है ही है, आउटपुट भी है ही है, मगर उसके साथ साथ कम्युनिकेशन डिवाइस भी है। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं दोस्तों उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडेम करता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए इसके पहले दोस्तों कुछ और देख ले। दोस्तों आपको बता दें, जो आपके 1200 देखिए 3831 पद थे, जिनको बढ़ा के 5512 कर दिया गया है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक शानदार बैच निकाला है जिसका नाम है सफलता 2.0। दोस्तों ये मात्र दोस्तों अभी आपको 399 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। इसकी एक्चुअल में दोस्तों ये 499 का है, अभी ऑफर के लिए हमने 399 रुपये कर रखा है। इसकी खास बात क्या दोस्तों, इसमें 2 टीचर खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड होंगे, संजीव सर और संदीप सर। और आपको बता दें कि जुड़िए इस क्लास के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों सारी क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों। जा करके देखिए, बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ को समझिएगा। और दोस्तों अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए इस बैच से रिलेटेड दोस्तों, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पता भी कर सकते हैं। अब कैसे दोस्तों ज्वाइन करेंगे, तो दोस्तों आपको हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप इंस्टॉल करना होगा। जैसे ज्ञान आरबीएल ऐप इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको जाना होगा कोर्स वाले कॉलम पे। ठीक है, कोर्स वाले कॉलम पे, ठीक है, ऐसे जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों इस तरह से मिल जाएगा। तो ये वाला बैच होगा आपका सफलता 2.0 बैच है। और इसमें दोस्तों आप जाएंगे और देखिए, आप ले या ना ले, एक बार दोस्तों डेमो क्लास जरूर देखिए जाके, यहाँ पे जाकर के, ठीक है, ऐप पर जाकर के डेमो क्लास देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवा रखा। ठीक है, उसके अलावा मान लिया दोस्तों आप रेडियो ऑपरेटर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए साइंस हमने दोस्तों मात्र 149 रुपये में कर दिया है, दोनों एग्जाम की साइंस। देखिए ऐसा नहीं कि 149 में केवल एक एग्जाम को, भाई दोनों एग्जाम की साइंस आपको मिल जाएगी मात्र 149 रुपये में। तो ये भी दोस्तों हमारे ऐप पर ही मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आपने मॉडेम देख लिया था, ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर तकनीकी की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित, दोस्तों 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है। ठीक है, तो आपको बताना, देखिए यूपीएससी, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इनमें आपको 5 पीढ़ियों के कुछ ना कुछ याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ें यूज हुई थी। दोस्तों बिल्कुल सही जगह USSI। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं 5 पीढ़ी के बारे में। पहला जो फर्स्ट जनरेशन वो 1940-56 तक चला। इसमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब और वाल का इस्तेमाल हुआ, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए दूसरी पीढ़ी में बात करता हूं दोस्तों, तो सेकंड जनरेशन दोस्तों 1956 से 64 तक चला है। ठीक है, और इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, SSC सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का बना हुआ होता है, सॉरी ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है इसमें। ठीक है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। और दोस्तों तीसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो तीसरी पीढ़ी में दोस्तों 1964 से 71 तक था। और ये आईसी चिप इसमें इस्तेमाल हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है आईसी चिप होता है, या फिर दोस्तों SSI भी कह सकते हैं, और MSI। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मेरे दोस्तों अगर मैं आता हूँ चौथी पीढ़ी में, तो 1971 से 85 तक था। इसमें दोस्तों VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। ठीक, और इसी में लैपटॉप का निर्माण भी शुरू हो गया था। ठीक है, और चलिए जो 5वीं पीढ़ी दोस्तों अभी आपसे पूछी गई, इसमें किसका प्रयोग हुआ, तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जनक कौन है दोस्तों, जॉन मैकार्थी हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, तो
SI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और या फिर ULSI। तो यही दोस्तों आपके ऑप्शंस में है UL यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। USL का फुल फॉर्म दोस्तों, ULSI का फुल फॉर्म क्या होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चलिए अब दोस्तों छठे क्वेश्चन की बात कर ले तो किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। यानी कि सीधी सी बात क्या पूछा गया, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन ही है कि सॉफ्टवेयर को कौन टारगेट करता है, कौन से प्रकार का वायरस है ना, पॉलीमार्फिक, ठीक है, या फिर स्टेल्थ, या माइक्रो, या बहुपक्षी। तो दोस्तों आपको बता दें माइक्रो वायरस क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर को टारगेट करता है, यानी जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इस तरह चीजें। वैसे वायरस का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो दोस्तों क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज है। ठीक है, इसके आविष्कार का कौन है, तो वायरस के आविष्कारक कौन है, फ्रेड कोहेन। अब विश्व का पहला वायरस जो कंप्यूटर में फैला दोस्तों, उसका नाम था अल्क क्लोनर। और वही बात कर ले, विश्व का सबसे पहला वायरस जो नेटवर्क फैला था उसका नाम था क्रीपर। और भारत का पहला वायरस कौन सा था दोस्तों, कंप्यूटर वायरस, ब्रेन नाम था। अब वर्ष 2000 से अब तक सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस कौन था, आई लव यू। दोस्तों ये तो वैसे भी बहुत तगड़ा वायरस है, ठीक है, आई लव यू। ठीक है, और आपको बता दें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस क्या होते हैं, माइक्रो वायरस। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, यही IBPS RRB PO 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया। तो याद रखेंगे, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डॉस है ना, इनमें फैलता है उनको हम माइक्रो वायरस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें वायरस संबंधित आप जान गए होंगे। चलिए अगला है कि एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, ये भी यूपीएससी में पूछा गया। KYC नहीं दोस्तों, KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर मतलब ग्राहक को जानना। और दोस्तों ये आपने अगर बैंक अकाउंट खुलवाया होगा दोस्तों, उसमें KYC देनी पड़ी होगी, सिलेंडर में, मतलब हर जगह KYC देनी पड़ती। पासपोर्ट आपको पता है कि कहीं विदेश जाने के लिए दोस्तों इसका यूज होता है। सिक्योर एक्सेस, ठीक है, बायोमेट्रिक बोलते हैं ना, कहते हैं ना बायोमेट्रिक करवा लो। दोस्तों आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में भी दोस्तों कहीं कहीं एग्जाम में दोस्तों बायोमेट्रिक लग जाते हैं, जिसमें आपके नेत्र पटल को दोस्तों करवाते हैं और थंब लगवाते हैं ना। तो दोस्तों ये निशान हो गया, थंब, उंगलियों के निशान और नेत्र पटल, इनका यूज किसमें कहते हैं, बायोमेट्रिक कहलाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अपने कस्टमर के बारे में जानना। ठीक है, चलिए अगला है कि सॉफ्टवेयर के प्रसंग में, स्पेस है यानी सॉफ्टवेयर के प्रसंग में एक त्रुटि है, जो त्रुटि होती है वो जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। यह सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती। दोस्तों ये भी यूपीएससी में पूछा गया। अब दोस्तों जो गलतियां होती, सीधी सी बात बताएं, अगर इसको छोटा कर दें, इसमें पूछा गया कंप्यूटर में होने वाली गलतियों क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं बग। यानी जो भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता कि कंप्यूटर की गलतियों क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कंप्यूटर में हुई गलतियों को क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको बग बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर इन्हीं त्रुटियों को हम सुधारने की प्रक्रिया करते हैं, उसको डिबगिंग बोलते हैं। यानी कि उन बग को सुधारना दोस्तों क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डिबगिंग। दोनों आंसर इंपॉर्टेंट है। यानी गलतियों को क्या बोलेंगे, बग बोलेंगे, और बग को सुधारना दोस्तों डिबगिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जिसकी भंडारण क्षमता सर्वाधिक है यानी अधिकतम होती, इनमें से, ऐसा नहीं सबसे अधिक, इन चारों में से सबसे अधिक किसकी है, पीबी की है यानी पेटाबाइट की, जीबी यानी गीगाबाइट की, टेराबाइट की, टीबी यानी मेगाबाइट की, किसकी दोस्तों, तो हो जाएगी पीबी। इन चारों में से पीबी सबसे बड़ी मेमोरी है। चलिए हम मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ लें। तो दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जो कि 0-1 होती है। ठीक है, बिट 2 बाइनरी डिजिटल्स मिलकर बनता है। और कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई कौन है, जियो बाइट, जिसको हम जीबी, देखिए जीबी ये वाला गीगाबाइट वाला नहीं, जियो बाइट सबसे बड़ा होता है। अब देख सकते हैं इसमें दोस्तों कि 4 बिट मिलके दोस्तों एक निपल बनता है, और 2 निपल मिलके दोस्तों यानी 8 बिट मिलके एक बाइट बनेगा। फिर दोस्तों 1024 बाइट मिलके किलोबाइट बनाएंगे। फिर 1024 किलोबाइट मिलके मेगाबाइट बनाएंगे। और 1024 मेगाबाइट मिलके दोस्तों गीगाबाइट यानी जीबी बनाएंगे। फिर दोस्तों 1024 गीगाबाइट मिलके टेराबाइट बनाएंगे। 1024 टेराबाइट मिलके दोस्तों पेटाबाइट बनाएंगे। और 1024 पेटाबाइट मिलके एक्साबाइट बनाएंगे। और दोस्तों उसके बाद 1024 एक्साबाइट मिलके जेट्टाबाइट बनाएंगे। और जेट्टाबाइट मिलकर के दोस्तों 1024 योट्टाबाइट बनाएंगे। और योट्टाबाइट 1024 मिलकर के दोस्तों ब्रोंटोबाइट बनाएंगे। और दोस्तों उसके बाद ब्रोंटोबाइट मिलकर के दोस्तों 1024 क्या बनाएंगे, जियोबाइट। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट है।
और सबसे बड़ी दोस्तों इकाई क्या है, जियोबाइट। जीबी बोलेंगे मगर दोस्तों जियोबाइट बोलेंगे नहीं, तो जीबी में दोस्तों कंफ्यूजन होगा, क्योंकि गीगाबाइट को भी जीबी कहते हैं, और जो हम लोग जीबी बोलते हैं ना, मेमोरी जीबी वाला, तो ये दोस्तों ये वाला होता है गीगाबाइट वाला, यानी कि जो एम है ना, एमबी से मिलकर बनता है ना, 1024 MB बराबर 1 GB। ठीक है, तो यार कहीं सबसे बड़ा भी जीबी होता है, जीबी मतलब जियोबाइट सबसे बड़ा यूनिट होता है। और इसमें दोस्तों आपका जो पूछा गया था ऑप्शन, इसमें देख सकते हो दोस्तों, सबसे बड़ा क्या है, पीबी है इन चारों में से, तो पीबी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा थे, मेमोरी यूनिट से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और आपके मुताबिक दोस्तों सिस्टम पे विज्ञापन ला सके। दोस्तों यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडवेयर, स्पाईवेयर या रूटकिट या बैकडोर। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एडवेयर। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे आप दोस्तों कोई चीज चला रहे हैं, ठीक है, आपने गूगल पे सर्च किया, क्या किया, गूगल पे सर्च किया दोस्तों कि शूज, आपको शूज देखने का मन था, आप देखे कौन सा शूज कोई सस्ते चल रहे हैं, है ना। अब आपने शूज सर्च कर लिया, तो दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर होता है एडवेयर जिसको बोलते हैं, ये आप पर निगरानी रखता है। दोस्तों शूज सर्च कर लेना, फिर दोस्तों आपने जहाँ एक दो बार शूज सर्च किया ना, तो आप दोस्तों फेसबुक पे आएंगे ना, आप फेसबुक खोलेंगे दोस्तों, तो वहाँ भी आपको शूज के विज्ञापन दिखाएगा। आप इंस्टा खोलेंगे, वहाँ भी शूज के विज्ञापन दिखाएगा। आप दोस्तों यूट्यूब खोलेंगे, वहाँ भी शूज के विज्ञापन आएंगे। यानी कि ये आपको भांप लेता कि भैया इसकी ज़रूरत क्या है, ये देखना क्या चाहता है, ये खरीदना क्या चाहता है, भैया शूज इसने सर्च किया था, शूज के विज्ञापन आएंगे, इतने सारे आएंगे, इतने सारे आएंगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यार इसको बताया किसने कि हमें शूज चाहिए ना। तो मतलब ये काम कौन करता, वो एडवेयर ही करता। ठीक है, तो एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी जासूसी करता है भैया आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, और उसी प्रकार के आपको ऐड दिखाएगा। क्या दिखाएगा, उसी प्रकार के आपको ऐड दिखाएगा कि आपको जरूरत किस चीज की है, वही ऐड दिखाएगा और आपको खरीदवा देगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों स्पाईवेयर क्या होता है, देखिए यहाँ पे एडवेयर तो हमने बता दिया, स्पाईवेयर क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए यूपीएसआई में ये भी पूछा गया था, स्पाईवेयर क्या होता है, यह जासूसी करने वाला मैलवेयर होता है। दोस्तों ये जासूसी करता है, ये जासूसी दो प्रकार से करता है। पहला दोस्तों एक की लॉगर, एक कुकीज। की लॉगर क्या होता है, ये यूजर द्वारा बनाई गई सारी की सारी बनाई गई सारी की को स्कैन कर लेता है। दोस्तों आपकी जो की होती है ना, की को स्कैन कर लेगा और दोस्तों की को ही हैक कर लेगा। आप जो भी आप बटन दाबेंगे दोस्तों सारी इसके पास चली जाएंगी, इसको की लॉगर कहते हैं। कुकीज का होता है ये दोस्तों, आपने जो चीजें सर्च की ना, जो हिस्ट्री में पड़ा होता है, आपने देखा होगा कि वेब ब्राउजर की हिस्ट्री में सारी चीज़ें होती है, आपने जो जो सर्च किया, तो ये हिस्ट्री से ही सब सारी जानकारी लेता है। मतलब कि कुकीज क्या होता है कि वेब ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री से यूजर की सर्च से रिलेटेड जानकारी को पता लगा लेता है, उसको हम कुकीज बोलते हैं। तो याद रखेंगे स्पाईवेयर के ये काम होते हैं, दो प्रकार से ये काम करता है। चलिए अगला है MS वर्ड में जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और फिर बैक स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस दोस्तों ऐसी वाली कुंजी होती है, दबाते हैं तो क्या होता है, टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर कॉपी होता है, बिल्कुल नहीं, ये कंट्रोल C से होगा, है ना। कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट डिलीट होता है, बिल्कुल सही भाई। अगर आप बीचों बीच कर्सर में मान ले दोस्तों मेरा नाम लिखा है SANDEEP, है ना दोस्तों, अगर यहाँ पे कर्सर है, अब दोस्तों आप क्या करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे ना, तो दोस्तों ये बाईं वाली चीज़ें ये डिलीट होती चली जाएंगी। इधर का पहले ये डिलीट होगा, फिर ये डिलीट होगा। अगर दोस्तों इस तरफ पर डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट का प्रयोग करेंगे, डिलीट वाले बटन का प्रयोग करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। यानी देखिए बाईं ओर डिलीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस का। अगर पहले दाहिनी ओर डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फिर दोस्तों डिलीट का प्रयोग करेंगे। डिलीट का ऑप्शन बटन होता है, उसको दबाएंगे तो उससे दोस्तों डिलीट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए बोल्ड करने के लिए दोस्तों, तो बोल्ड स्टाइल में करने के लिए कंट्रोल B होता है ना, वो चीज करके है, तो ये बिल्कुल सही आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि दाएं बाईं ओर क्या होगा, डिलीट होने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दिल्ली पुलिस अभी नवंबर में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ईमेल भेजना, बिल्कुल हाँ, देखिए ये होता मगर इतना मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। ठीक, इंटरनेट पर जानकारी होना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरनेट पर जानकारी, जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं ना, कोई भी चीज़ जानकारी लेना, दोस्तों गूगल पे सर्च करते हैं और वो जानकारी देता है। यानी कि इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना दोस्तों यही क्या है, सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य यही होता है। और कौन कौन से दोस्तों महत्वपूर्ण सर्च इंजन, जो कि आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ना, तो गूगल होता है सर्च इंजन, याहू होता है, ठीक है, याहू होगा, बिंग होगा, अल्टा विस्टा होगा, हॉटबॉट है ना, लाइकोस और आस्क होगा और AOL होगा, एक्साइड। दोस्तों ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, क्या है, सर्च इंजन है, इन्हीं से हम कोई चीज सर्च करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ईमेल में
सीसी फील्ड का उद्देश्य क्या होता है, ये भी दोस्तों दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया। सीसी का क्या उद्देश्य होता है, जब आप ईमेल भेजते ना तो ईमेल खोलते दोस्तों, वहां पे दोस्तों सीसी बीसीसी दोनों तरह की चीजें होती हैं। तो दोस्तों यह इंगित करता है कि ईमेल बहुत जरूरी, बिल्कुल नहीं। प्राप्तकर्ता को पढ़ने पर एक्नॉलेजमेंट का अनुरोध करता है, बिल्कुल नहीं। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ईमेल को इनक्रिप्ट करता नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ऐसे अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना जिन्हें सूचित रखा जाना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही। सीसी का मतलब कहता है कुछ अतिरिक्त लोगों को भी ये चीज़ें डाल देना, हाँ भैया ये ईमेल इनको भेजा गया है, ठीक है। चलिए आपको दिखा देते हैं, जैसे आप दोस्तों ये करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप जिसकी आईडी लिखेंगे, मान लो दोस्तों ये आपको भेजना है किसी को भी, तो मान लिया xyz@gmail.com उसको लिखेंगे, ठीक है। और आपको पता है एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए फिर दोस्तों यहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग कर देते हैं ना, ये भी क्वेश्चन पिछली बार हमने करवाया था, ठीक है। फिर दोस्तों लिख देंगे wxz@gmail.com, 2 लोगों को ये भेज दिया, मेन रेस पे भेजना था, तो यहाँ सब्जेक्ट डाल दिया और यहाँ से दोस्तों हमने अटैच कर दिया मैटर को, ठीक है। मैटर को अटैच कर दिया इसमें, ठीक है। और जो चीज़ लिखना था हमने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए ये सीसी है, सीसी मतलब क्या होता है कि तुमको भी भेजा गया ना, कि मतलब देख लीजिए आपके साथ में मतलब किसी को दिखाना कि हाँ भैया इनको इनको भेजा गया ये मैटर को, ठीक है। तो ये सीसी यानी सीसी का फुल फॉर्म का होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी होता है दोस्तों, बीसीसी का फुल फॉर्म का ब्लाइंड कार्बन कॉपी ना। चलिए तो दोस्तों सीसी का फुल फॉर्म का होगा कार्बन कॉपी, और बीसीसी मतलब क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में सबसे नीचे हस्ताक्षर का ऑप्शन भी होता है, और 2 का मतलब होता है प्राप्तकर्ता का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट में दोस्तों जो जरूरी विषय होता है। अटैचमेंट में दोस्तों फाइल को अटैचमेंट करके भेजना, यानी जिसमें हम कोई पीडीएफ भेज सकते हैं, है ना, और फाइलें भेज सकते हैं, कहने मतलब ये ना। और इनबॉक्स में जरूरी चीज़ें, ठीक है। और दोस्तों आउटबॉक्स में भेजी, देखिए जो मेल भेजी गई हो किंतु गंतव्य तक पहुंची ना हो दोस्तों, वो आउट बॉक्स में होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए ईमेल से संबंधित, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पार्टियों जैसे व्यापार भागीदारों, आपूर्तिकर्ता और प्रमुख ग्राहकों के लिए खुला हुआ होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा दोस्तों, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट या फिर टेलनेट। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका होता है ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रानेट, ठीक है। ये भी दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है दोस्तों, इनके बारे में अगर मैं बोलूं तो एक्स्ट्रानेट क्या होता है, तो दोस्तों समझिएगा निजी, ठीक है, सॉरी इंटरनेट पहले बारे में देखते हैं फिर एक्स्ट्रानेट भी देखेंगे। इंटरनेट दोस्तों क्या होगा इसके बारे में देखते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसके बारे में आपको चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट के बारे में अगर देखें तो इंटरनेट क्या होता है, तो इसके बारे में निजी या संस्थागत उपयोग के लिए किसी ऑफिस, कंपनी या संस्था के केवल अंदर नेटवर्क का होना इंटरनेट कहलाता है। यह इंटरनेट का निजी रूप होता है और यह सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही उपयोग करता है, ठीक है। वहीं एक्सट्रानेट की बात कर ले तो ये क्या होता है, इसमें निजी या संस्थागत उपयोग के साथ साथ उनको भी नेटवर्क या डाटा की उपयोगिता का अनुमति दी जाती है जिन्हें नेटवर्क का एक्सेस मिलता है। और देखिए एक्सट्रानेट का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के पास यूजर और पासवर्ड भी होना जरूरी है, ठीक है। और इथरनेट क्या होता है, इसमें विभिन्न कंप्यूटरों को तार के द्वारा जोड़ा जाता है दोस्तों। ये लॉन पर नेटवर्क मतलब कि एक साथ कई सारे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, ठीक। सर्वर आप जानते हैं, सर्वर से ज़्यादा मतलब है नहीं दोस्तों। नोड क्या होता है, सर्वर के अतिरिक्त नेटवर्क के बाकी सभी कंप्यूटर को नोड कहा जाता है जिन पर यूजर कार्य करता है। चलिए और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आज का, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों किस वर्ष हुई, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी देखिए आपका दिल्ली पुलिस 2023 का ही क्वेश्चन है, 1989 में। अब दोस्तों www की बात की गई है तो www का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसकी खोज किसने की, ये क्वेश्चन अभी जूनियर स्टूडेंट में पूछा गया 2023 में, तो टिम बर्नर्स ने की थी दोस्तों, टिम बर्नर्स ली ने 1989 में, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें इसके बारे में, तो ये होता क्या है, तो यह इंटरनेट पर सभी सूचनाओं, संसाधनों, चित्रों, ध्वनियों, मल्टीमीडिया का एक संग्रह है जिसे HTML में स्वरूपित किया जाता है और HTTP के माध्यम से एक्सेस भी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही शानदार तरीके से करवा दिए हैं। अगर दोस्तों इसकी पीडीएफ या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल को ज्वाइन कर ले, यहाँ पर दोस्तों ये सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी धीरे धीरे, ठीक है। चलिए
अब दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो कनिष्ठ सहायक की बहुत ही बेहतरीन बैच के साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 2 टीचर खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट मिल जाएंगे सेलेक्टेड। ठीक है, मात्र अभी 399 रुपये में आपको मिल जाएगा दोस्तों। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कोई जानकारी लेनी तो जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको मिलेगा दोस्तों? ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से। वहां पर जाने के बाद दोस्तों आप कोर्सेज वाले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। डेमो क्लास जरूर देखिएगा जा करके, चाहे आप बैच लें या ना लें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।